अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। जी बिल्कुल, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इजराइल विल नॉट लेट ऑटमन एम्पायर। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नाउ आज के समय अगर मैं आपसे पूछूं कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक थ्रेट कौन सा देश है, हो सकता है कि आप यहां पर कहो ईरान, या फिर हो सकता है आप यहां पे हमास या फिर हिजबुल्लाह का नाम ले सकते हो। बट रिसेंटली इजरायली मीडिया ने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं कि किस तरीके से टर्की आज के समय एक स्ट्रेटेजिक एलाई से एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट बन चुका है इजराइल के लिए। परहैप्स इजराइल का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक थ्रेट धीरे धीरे टर्की बनता जा रहा है। आप अगर देखो, इजराइल के कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने यह भी क्लेम किया है अपने फोरम्स में कि इन्होंने पिछले 15 सालों से ना टर्की को कमजोर करने का प्रोसेस शुरू कर दिया था। इसमें जो टर्की की करेंसी है लीरा, पहले इसको सब्सटैंशियली क्रैश करवाया गया, इनकी इकोनॉमी को वीक करवाया गया। और आने वाले 25 सालों में इजराइल का कांस्टेंट एफर्ट रहेगा कि या तो टर्की टूट के बिखर जाए या तो इंटरनली यहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएं। इसका प्रोसेस रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू ने एक 3 कंट्रीज का ग्रुप बना के कर दिया है। नाउ अगेन यहां पे मैं बोलूंगा ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। अगर मैं आपको वेलकम करना भूल गया हूं तो आई अपोलोजाइज। वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। मगर ये न्यूज ही अपने आप में इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे इतनी सारी पॉसिबिलिटीज आती है फ्यूचर में ना कि आई थिंक मैं इसको कहूंगा वन ऑफ द टॉप 3 डेवलपमेंट्स ऑफ 2025। बेंजामिन नेतन्याहू ने रिसेंटली एक 3 कंट्रीज का समिट किया। इस समिट में साइप्रस के प्रेसिडेंट थे। साइप्रस देश आपको पता होगा आधा टर्की ने कब्जा रखा है। भारत रिसेंटली साइप्रस के काफी करीब हो चुका है। पीएम मोदी रिसेंटली गए थे साइप्रस में। साइप्रस के लीडर्स को भारत में बुलाया गया। इंडिया कंप्लीटली आज के समय साइप्रस के सपोर्ट में है। आप ग्रीस को देखो, ग्रीस के साथ भारत की मिलिट्री जो इन्वॉल्वमेंट है बढ़ने वाली है। दोनों देश मिलकर युद्ध अभ्यास करेंगे। और इजराइल के साथ मैं क्या कहूं, मतलब हम मिलकर वेपन्स बना रहे हैं, वेरियस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कारगिल युद्ध से लेकर कई और जो उसके बाद भारत ने मिलिट्री ऑपरेशंस किए हैं उसमें बताया जाता है कि इजराइल का कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस इनपुट भारत को मिला है। तो ये जो तीनों देश आपको दिख रहे हैं, इनमें एक चीज क्या कॉमन है? हो सकता है कि आप बोले कि तीनों देश मेडिटेरेनियन जो सी है ना उसके कोस्ट पे पाए जाते हैं। नहीं, देखो वो बात सही है, ज्योग्राफिकली ये तीनों देश ही आपको मिलेंगे मेडिटेरेनियन में। मगर ये तीनों देश मानते हैं कि टर्की इनके लिए एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट बन चुका है और अब टर्की को पकाने का समय आ चुका है। और इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने रिसेंटली इस समिट का इस्तेमाल किया टर्की को एक वार्निंग भेजने के लिए। आप देखोगे इस पर बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि वार्निंग शॉट भेजा गया है टू एर्दोआन। इजराइल्स मैसेज टू टर्की कम्स वाया एथेंस एंड निकोसिया। निकोसिया ऑफ कोर्स कैपिटल है ऑफ साइप्रस। और इस पे जो ग्रीक मीडिया है, इवन टर्किश मीडिया, हर कोई इस पे आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। इजराइल पहली बार एक इंपॉर्टेंट समिट में ये बोला है कि अगर कोई देश ये सोचता है कि फिर से अपना एम्पायर बना लेगा और फिर से हमारी धरती कब्जा लेगा तो भूल जाएं। नाउ ऑब्वियसली यहां पे बात हो रही है ओटोमन एम्पायर की। ओटोमन एम्पायर जैसे आप लोग जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के अंत तक कोलैप्स कर गया था। ओटोमन एम्पायर के टूटने के बाद ही जो आज के समय बचा कुचा जो ये देश है टर्की या फिर जो इन लोगों ने खुद का नया नाम रखा है तुर्की है, ये ओटोमन एम्पायर का आखिरी आप कह लीजिए पार्ट बचा हुआ है। और टर्की के जो कई समर्थक लोग आपको मिल जाएंगे पाकिस्तान में, बाकी कंट्रीज में, उन लोगों का सपना है कि फिर से ओटोमन एम्पायर खड़ा हो। एक ऐसा एम्पायर जिसमें मॉडर्न डे इजराइल, ग्रीस, साइप्रस और बहुत सारे और कंट्रीज आ जाते हैं। नाउ बेंजामिन नेतन्याहू ने कैटेगोरिकली ये कहा कि अगर कोई देश सोचता है कि फिर से अपना एम्पायर बना लेगा तो भूल जाओ, अब तुम्हारा एम्पायर हम नहीं बनने देंगे। To those who fantasize they can reestablish their empires and their dominion over our lands, I say, forget it. It's not going to happen. Don't even think about it. We are committed and able to defend ourselves, and our cooperation further enhances that capability. Together, we 3 genuine democracies in the Eastern Mediterranean shall advance security, prosperity, and liberty. With God's help, we will bring a brighter and safer future to our nations and to the entire region. नाउ आप देखो इन लोगों की ना क्लैरिटी कितनी ज्यादा है। ये लोग बना के चलते हैं एक टारगेट
कि अब ये देश हमारे फोकस में आ चुका है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, आई थिंक आज से 1-1.5 साल पहले, कि इजराइल का आने वाले कुछ सालों में एक गोल ये रहेगा, टर्की को नेटो से बाहर निकलवाओ। टर्की में या तो अगर एर्दोगन हटते हैं, कोई प्रो यूएस प्रो इजराइल लीडर आ जाता है, ठीक है, आई थिंक तब टर्की को इतना डैमेज नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि इकोनॉमी को भी थोड़ा बहुत ये इंप्रूव कर लें। बट अगर एर्दोगन ही रहते हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी ही रहती है पावर में इन टर्की, ये टर्की को वेरियस तरीके से डैमेज करते रहेंगे। और नैरेटिव इनका ये बिल्ड होने वाला है कि अब बात आ गई है जी डेमोक्रेसी वर्सेस नॉन डेमोक्रेसी वाली कंट्रीज की। ये टर्की को पेंट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि टर्की में डेमोक्रेसी थोड़ी ना है, अथॉरिटेरियन रिजीम है। यहाँ पे इलेक्शन कहने को ही होते हैं, एर्दोगन को जो करना होता है वो कर लेते हैं। और ये जो 3 देश है, साइप्रस, ग्रीस और इजराइल, यहाँ पे इनके हिसाब से जो इनका नैरेटिव है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इन लोगों के हिसाब से ये पश्चिमी डेमोक्रेसीज के ट्रू फ्लैग बेयरर्स हैं। भारत में ना, मतलब बोलना पड़ेगा, अब जाके हम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि जो विदेश मंत्रालय की स्टेटमेंट है, वहां पे हमने अब ये बोलना शुरू कर दिया है कि देखिए इंडिया एक प्रॉपर डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस होते हैं यहाँ पे। पाकिस्तान में आप सबको पता है इमरान खान के साथ जो किया है, ये ऑलरेडी जो एक बात दुनिया को पता थी कि वहां पर बस आर्मी रूल करती है, बस डेमोक्रेसी नाम की है, ये बात अब कंप्लीटली एक्सपोज हो चुकी है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझको बोलना पड़ेगा, हम ये नैरेटिव कैच ऑन करने में बहुत डिले कर लेते हैं। ये ग्लोबल नैरेटिव कैसे बिल्ड करने होते हैं, कैसे वर्ल्ड मीडिया के साथ खेलना होता है, किस तरीके से मेरा मानना यह है कि अभी बहुत कुछ सीखना है हमें। हम कई मामलों में बहुत अच्छे हैं, चांद तक पहुंच गए, इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही है, मगर नैरेटिव अपना इंटरनेशनली कैसे फैलाना है, किस तरीके से इंडिया की बात ऐसे रखनी है कि वर्ल्ड मीडिया हमको ज़रा फॉलो करे, उसमें आई थिंक हमें अभी बहुत ज़्यादा कैचअप करने की आवश्यकता है। बट अगर हम बात करें टर्की की, तो यहाँ पे आने वाले समय में क्या देखने को मिलेगा? देखिए, मेरे हिसाब से जो इनकी करेंसी है लीरा, मैंने आपको पहले ही बताया था, आई थिंक इट विल कीप फॉलोइंग। इजराइल अपने जो भी कनेक्शंस ये लोग यूज़ कर सकते हैं, उसका यूज़ करके परहैप्स इनकी करेंसी को, इनकी इकोनॉमी को और डैमेज जिस हद तक ये पहुंचा सकते हैं पहुंचाने का प्रयास करेंगे। टर्की का एक प्रो गवर्नमेंट थिंक टैंक है, रिसेंटली उसने रिपोर्ट पब्लिश करी थी। इन लोगों ने ये कहा था कि टर्की को रातों रात अपनी एयरफोर्स बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने की आवश्यकता है अगर ये इजराइल और ग्रीस को साइमल्टेनियसली काउंटर करना चाहते हैं। वैसे टर्की में भी अभी तक ना 2 फ्रंट वॉर का इनको डर लग रहा था कि 2 फ्रंट वॉर ना हो जाए, इकट्ठा इजराइल और ग्रीस दोनों हम पर आक्रमण ना कर दें। अब ये 3 फ्रंट वॉर का थोड़ा सा दिख रहा है विद साइप्रस। हालांकि साइप्रस एक बहुत छोटा देश है, छोटा सा टापू है, और वो वाला टापू भी टर्की ने कब्जा रखा है। तो ओवरऑल अगर कल को कॉन्फ्लिक्ट होती भी है तो वो बिल्कुल एक तरफ टर्की होगा, एक तरफ ग्रीस और इजराइल आपको देखने को मिलेगा। सो इजराइल अपनी तरफ से, जो मैंने आपको बताया था, अल्टीमेटली साल 2030 तक या फिर उससे पहले पूरा प्रयास करेगा कि नेटो और टर्की के रिलेशंस टूट जाएं। ऑल टुगेदर नेटो भी हो सकता है कि डिसॉल्व हो जाए। यूरोपियन लीडर्स बोलना स्टार्ट कर दे कि नेटो अब पॉइंटलेस है। यूएसए वैसे भी अब अपनी जो मिलिट्री है यूरोप से हटा रहा है। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ नेटो? हमको यूरोप की खुद की एक मिलिट्री एक ब्लॉक बिल्ड करना होगा, उसमें टर्की की जगह होगी नहीं। टर्की आप देखोगे बिना आर्टिकल 5 के और ज़्यादा कमज़ोर नज़र आएगा, और इवेंचुअली टर्की पे प्रेशर ये डाला जाएगा कि अपने रिलेशंस रशिया के साथ भी कट करो। इंडिया तो काफ़ी हद तक वो प्रेशर झेल गया है, टर्की लगता नहीं है कि वो प्रेशर झेल पाएगा। इनका जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये लोग भी ये ऑपरेशनल अभी तक नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ यूएस प्रेशर। सो टर्की अपनी तरफ से अपनी एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करेगा। बहुत कुछ ये कोशिश करेंगे कि अपनी मिलिट्री को ये स्ट्रॉन्ग करे। इसमें हो सकता है कि पाकिस्तान को अपना वेपन बेचना या फिर किसी और कंट्री के साथ एक आप कह लीजिए मिलकर मिलिट्री कोलैबोरेशन करने का भी ये प्रयास कर सकते हैं। बट इजराइल को यूएस और इंडिया दोनों का सपोर्ट होगा। इंडिया ऑब्वियसली बीइंग अ ह्यूज बायर ऑफ इजराइल्स वेपन्स, इजरायली डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करता रहेगा। इजराइल बहुत सारे अपने वेपन्स इन द फ्यूचर इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाला है। तो इजराइल के पास एक ह्यूज, मैं कहूँगा यहाँ पे एक एज है कंपेयर टू टर्की। टर्की ने एक और मैं कहूँगा बड़ा ब्लंडर ये किया है, इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करके फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। ये आप देखोगे आने वाले समय में टर्की रियलाइज करेगा कि एक जियोपॉलिटिकल ब्लंडर था। इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खराब जियोपॉलिटिकल इक्वेशन बनाती है। मतलब ये टर्की को करने की बिल्कुल आवश्यकता थी नहीं। परहैप्स ये लोग जब तक समझेंगे ये बात काफ़ी देर हो चुकी होगी। बट इधर वे फ्रॉम व्हाट आई कैन सी, इजराइल ने टर्की को अपना नया टारगेट बना लिया है।
एंड एज आई सेड, आने वाले कुछ सालों में इजराइल विल ट्राई टू कुक द टर्की। नाउ फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। भारत ने रिसेंटली $450 मिलियन का रिकंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया है। किस देश के लिए? हाल ही में यहाँ पे साइक्लोन आया, उससे काफ़ी तबाही हो गई, तो भारत ये $450 मिलियन का रिकंस्ट्रक्शन पैकेज अप्रूव कर चुका है। किस देश के लिए? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ताइवान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आने वाले 20 से 30 सालों में भारत की इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा डेटा सेंटर से। ऑलरेडी आपने देखा होगा Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भारत में। और इस इन्वेस्टमेंट से होगा क्या? भारत में बनाए जाएंगे मेजर डेटा सेंटर्स वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ, और इन डेटा सेंटर्स में सबसे ज्यादा नीड होने वाली है डेटा साइंटिस्ट की। आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, भारत में जिसको डेटा साइंस की जानकारी होगी, जो इस फील्ड में एक अच्छी नॉलेज प्राप्त करके बैठा होगा, वो अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। और ऑलरेडी करियर 247 का डेटा साइंस कोर्स आज के समय भारत में कई एस्पिरेंट्स को अपस्किल कर रहा है। ऑलरेडी आप अगर देखें तो भारत में अगर एक डेटा साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी आप नोट करो तो ये साल का 12 लाख से लेकर 16 लाख के आसपास कमा रहे हैं। और जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, इनकी सैलरी काफी बार 20 से 25 लाख रुपए भी आराम से पहुंच जाती है, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बढ़ रही है। और आगे जाके आप इमेजिन कर सकते हैं, जब एक बार भारत में ये डेटा सेंटर्स बन जाएंगे विद इन 2-3 ईयर्स, अचानक से आप देखोगे डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और इनकी सैलरीज में भी एक बहुत ही बड़ा अप मूव आएगा। और यहाँ पे आपका एक सवाल ये भी आएगा कि आखिर ये डेटा साइंस कोर्स किसके लिए होता है? टाइटल अपने आप में बड़ा हैवी लगता है, डेटा साइंटिस्ट। इसके लिए तो मैथमेटिक्स में आपको बहुत अच्छा होना होगा और शायद कोडिंग स्किल भी आनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मत समझिएगा कि डेटा साइंस कोर्स सिर्फ उनके लिए है जो मैथमेटिक्स से बहुत प्यार करते हैं या फिर जो हार्ड कोर कोडर्स हैं। डेटा साइंस कोर्स उन लोगों के लिए है जो नेचुरली, जिनके माइंड में सवाल आता है कि डेटा को लेकर जो ट्रैजेक्टरी बन रही है ये क्यों बन रही है, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं, क्या डेटा एक्सप्लेन कर सकता है कि आज के समय ये नंबर सामने क्यों आ रहे हैं। अगर आप लॉजिक से चीजें समझना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग करने की आपकी एबिलिटी है, आप में प्रोबेबिलिटी को लेकर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो बिल्कुल यू कैन बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स के साथ आपको पहली बात तो लाइव क्लासेस मिलती है, दूसरी बात आपको मिलेगा डुअल सर्टिफिकेशन। 2 सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, एक PwC का और दूसरा करियर 247 NASSCOM सर्टिफिकेशन आपको अलग से मिलेगा। साथ ही साथ 100% करियर असिस्टेंस आपको दी जाएगी फ्रॉम करियर 247। हमारा जो लेटेस्ट बैच है डेटा साइंटिस्ट का, ये शुरू हो रहा है 20 दिसंबर 2025 से। पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी इस डेट से, तो आप जितना जल्दी एनरोल करना चाहें, इट विल बेनिफिट यू। और कुछ ही दिनों में मैं आपको यही बता दूं कि बैच में नए स्टूडेंट्स लेना भी हम क्लोज कर देंगे। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। खित्ते में तो भाई अमन जो है ना, अमन सुकून शांति जो है ना, वो पिछले कुछ सालों से था, लेकिन जो है ना वो सिर्फ 2 जंगों में पहले मुलव्वस था। एक तो भाई रशिया यूक्रेन और इजराइल और फ़लस्तीन। अब जो है वो निकल के भाई साहब और ज़्यादा जो है फैल गई। हाल ही में भाई साहब पाकिस्तान और इंडिया की भी हुई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी हुई, और साथ में अभी जो चल रहा है ईरान इजराइल की हुई, ईरान और अमेरिका की हुई। अभी दोबारा जो है वो अमेरिका जो है वो अटैक करने की कोशिश करेगा ईरान के ऊपर, इजराइल और अमेरिका दोनों। तो इजराइल जो है ना भाई साहब, इस खित्ते में ना जो मेरे ख्याल में इजराइल मिशन लेके चल रहा है ना, उसका रुकने वाला मिशन है ही नहीं कोई शक। क्योंकि भाई वो चाहता है, भाई वो लगातार जंग ही चाहता है। पैसे की उसको कमी नहीं है, हथियारों की कमी नहीं है भाई, और सपोर्ट की भी कमी नहीं है। पूरी दुनिया में भाई उसकी सपोर्ट करने वाले खड़े हैं। जिसके साथ भाई अमेरिका खड़ा है ना, उसको दुनिया के अगर साइडलाइन भी कर देना तो उसको किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं है। यार एक और चीज़ भी है, मैं डिफरेंट इंटरनेशनल और पाकिस्तानी जो एस्ट्रोलॉजिस्ट है ना, उनकी वीडियोस पे देख रहा था। जो 2026 है ना, वो दुनिया के लिए बहुत मोहलक साबित होगा। कि कंफर्म नहीं होती चीज़ें, लेकिन एक पेश गोइयाँ होती हैं हालात को मद्देनजर रखते हुए। जिस तरह का ये इजराइल का जो एजेंडा है, ग्रेटर इजराइल,
अब सबको पता है क्योंकि परसों वो जो नॉर्थ कोरिया था का किम जोंग जो उनका प्रेसिडेंट है, उसने ये बोला था कि इसराइल कोई स्टेट नहीं है, वो एक दहशतगर्द सिर्फ तंजीम है जिसको अमेरिका ने अपने मफाद अपने मकसद के लिए यहाँ पे रखा हुआ खित्ते है। में अमन सुकून तबाह करने के लिए। अब ये देखें यूरोप है या कनाडा है, अमेरिका, जो 5 अपना जो इनके कंट्रीज 5 आइज हैं, देख लें उन सब के अलावा जितनी भी खराबियां हैं वो सेंट्रल एशिया मिडिल एशिया में है, ऐसे ही। मतलब साउथ एशिया इधर ही है असल बस। में एक तो इस खित्ते में सबसे ज्यादा ट्रेड का रास्ता भी यही है और तेल भी यहाँ पर ही है, पूरी दुनिया में सबसे कई ज्यादा कई एक कड़ियां हैं। कड़ियां हैं। अच्छा, इसमें आप एक चीज को शामिल कर सकते हैं, मुझे जो लगता है इसमें, मुझे ये लगता है कि जो साउथ एशिया, जो सेंट्रल एशिया या ये मिडिल ईस्ट जो हमारा जो खित्ता है, इसमें हम सब की सबसे ज्यादा हमारे जो बड़े हैं उनकी ज्यादा खराबी है, यार सारी की खराबी चल रही है। अब पता क्या, ये जो इको सिस्टम या बहुत सी ईगो की चीजें हैं बात भाई, है ना भाई, है। मैं बताता हूँ एक अच्छा और। जी जी। ये पॉलिटिशियन लोग हैं, आर्मी हो गए, ये कठपुतली हैं। किनकी कठपुतली हैं? जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं जिन्होंने हथियार बेचने होते हैं। भाई ये सारी गेमें जो है ना वो उनकी ऐसे समझ लें पूरा एजेंसियों पे होल्ड होता है। ये सारा कुछ पीछे करवाने वाले वो हैं। भाई जितनी ज़्यादा जंगें होंगी उतने ज़्यादा उनके हथियार बिकेंगे, इतना ज़्यादा वो रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। जब जब जंगें लगी हैं तब तब भाई साहब क्यों कौन पैसा कमाता है? यूरोप और अमेरिका ही पैसा कमाता है। अच्छा, एक इसमें एक और चीज भी, परसों मेरा भाई थे, उनसे मेरी ये इसी पे बहस हुई, तो वो ये कहता था कि फलाना दहशतगर्द है, फलाना दहशतगर्द है, फलाना तगड़ा है, फलाना ये। मैं कि भाई ना पॉलिटिशियन तगड़ी होती है ना किसी कंट्रीज के आदमी। मैंने कहा, मैं अपनी वीडियो में 20 दफा कह दिया है, जो ये असल माफिया होते हैं सिर्फ बिजनेसमैन माफिया होता असल है। माफिया। ये जो डिफेंस डीलें होती हैं, ये जो जाते हैं खरीदने के लिए, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज के जो बंदे होते हैं, जो ये बिजनेसमैन से वो हथियार खरीदने जाते हैं, ये पॉलिटिशियन जाते हैं, या जो भी डिफेंस के बंदे होते हैं, इनकी कमीशन होती है भाई। उधर से पैसा लेते हैं, ये कंट्री का पैसा देते हैं, उनको अपना बीच में से कट लगाते हैं, ऐसी बात है। उधर से पैसे लेते हैं डील के भाई ना भाई ये पैसे लेते हैं और वो हथियार खरीदते हैं। अगले दिन एक रिपोर्ट आई थी बाहर, वो ना आई थी अपना जो एशियन कंट्री है जो सब भाई उनके मुतल्लक एक अपना अपना थिंकर था गोराई यूरोप का, जॉर्ज किस तरह का नाम था, उसकी रिपोर्ट आई थी। वो कह रहा है कि जो मेडिकल फैसिलिटियाँ होती है ना हमारी अपना सेकंड हैंड कंट्रीज हमें वो कहते हैं अक्सर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थर्ड क्लास वही ना, वो कह रहा है उनके लिए जो मेडिकल फैसिलिटी दुनिया की सबसे बड़ा कहता है मार्केट करप्शन की ना, जो माफिया की मेडिकल होती है, वो उनको पता भी होता है कि ये मेडिसिन है इससे मुकम्मल ठीक हो जाएगा, वो इन कंट्रीज को देते इस तरह की हैं कि ये डॉक्टरों के पास भी चलते रहे, बिकती भी रहे, ना या ना सही हो या ना मरे। ये हकीकत है, ये गोलियां, ये हकीकत है ये साहब। गोलियों से भी ये हथियारों से बड़ा माफिया ना जो है वो मेडिकल वाला है। वो जानबूझ के वायरस छोड़ते हैं, फिर वो दवाइयां बेचते हैं वही। लेकिन दवाई मुकम्मल खत्म भी नहीं होने देते, नहीं होने देते। ये है, मुझे ये लगता है दुनिया में सबसे बड़ा ना माफिया जो है, मेरा अपना जाती ख्याल, एजुकेशन सिस्टम और ये मेडिकल सिस्टम। एजुकेशन, है मेडिकल यार। और ये हथियार बनाना, ये तीनों एक ही। प्राइवेट कॉलेजेस देख लो, सारा कुछ ही है। यही ऐसे ही है। चलो जी, बाकी ये कि भाई अगर तुर्की ने बचना है ना तो या तो फिर जो है यो लीडर बदल दें, या फिर ऐसा है कि भाई जो सऊदी अरब तुर्की और सऊदी अरब के रिलेशन खटपट है। और भाई कुछ भी नहीं होना है। नहीं, बड़ा फर्क पड़ता अच्छा, है। ये देखो ना, ये उनके अगर- साथ रिलेशन अगर- अच्छे कर लें, जिस तरह पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ नहीं, तुर्की को पागल समझ डिफेंस रखा है। पैक्ट साइन किया, इस तरह का भाई अच्छा। करें, अच्छा, ग्रुप तुम्हें बनाएं, कोई नहीं तब पता। जाकर अच्छा, मुमकिन है। ये कुछ ना मैं मान नेटो लेता का हूँ। मेंबर है वो भी। ठीक है, जिस सही समय होता तक है। ये इजराइल उसको वहां से निकलवाएगा ना, वो दुनिया में भाई साहब अपने रिलेशन और स्ट्रॉन्ग कर चुका होगा। ठीक है, ऐसा मान लेता नहीं हूँ। है कि भाई वो प्लानिंग कर रहे हैं तो तुर्की जो है वो हाथों के ऊपर हाथ धर के बैठा हुआ है, ऐसी बात कहा नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं नहीं है। हर कोई अपने हाथ पांव मार रहा है बचने के लिए। इजराइल अगर उसको यहाँ से उसकी बर्बादी चाहता है ना, नेटो से निकलवाना चाहता है, तो उसने भी 100 रास्ते अपने लिए फ्यूचर में बना रखे होंगे। असल में मेरा सवाल मैं पूछना ये चाहूँ, क्या जो इजराइल है एंड अमेरिका जो ग्रेटर इजराइल पे, क्या उस पे वो तेजी से काम नहीं कर रहे? तो यार वो पीछे यूरोप की तरफ निकलेगा, उधर तुर्की की तरफ, सॉरी यूरोप की तरफ कह रहा हूँ, अरब कंट्री वो की तो तरफ निकलेगा निकलेगा ना। कि वो तुर्की की तरफ जाएगा। फिर तुर्की के पीछे क्यों पड़ा हुआ है?
अच्छा एक और मदद की बात बताऊं, मुस्लिम कंट्री है ये बड़ा तो है ना। हाँ जी। ये जो है ना दूसरा, और सल्तनत उस्मानिया वाला जो है ना कीड़ा, वो आज भी उनमें है, वो कीड़ा नहीं चाहे है। वो कमजोर हो चुके नहीं नहीं हैं। नहीं, वो कीड़ा नहीं, वो चूरन है इस्तेमाल करने चलो। के लिए, लोगों को ध्यान भटकाने के हाँ लिए। है तो सही ना। चूरन है, जिस तरह अखंड या भारत फिर का नेशनल चूरन उसमें है। नेशन किया हुआ ये है। वाला, ये चूरन ही है भाई। ऐसे ही है, तो वो अपनी पब्लिक को देता तो है ना। देता चूरन। सब देते, कौन ना नहीं ऑटोमन देता? एम्पायर बन सकता है ना अखंड भारत बन सकता है, जी। सिंपल सी बात है भाई। ये चूरन तो होता है, चूरन ही बिक रहा है हर तरह। बाकी अवाम को अगले दिन एक वीडियो वायरल हुई इंडिया में, हमारे पास भी वही सूरत हाल होती है भाई, कि एक ना 5वीं क्लास का होता है, एक को मतलब 3rd क्लास की नौकरी थी, 4th-5वें ग्रेड की। अच्छा। तो उसमें भाई साहब जो है वो जो मतलब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे मास्टर डिग्री जिनके पास है, जी 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 जी। उन्होंने भी हिस्सा लिया। 100 के ऊपर नौकरियां थी और 16-17 हजार के करीब जो लोगों की ना एप्लीकेशन थी। ठीक। और उनको भाई साहब जो होता है ट्रैक होता है हवाई जहाज का, तो उसके ऊपर बिठा के उनसे पेपर लिया रनवे पे। अच्छा। तो वो काफी वीडियो वायरल हो रही थी। हालत भाई ये है कि अगर नॉर्मली बंदा सोचे ना, तो भाई जो है ना ये नौकरी बंदा, हर बंदा अपनी रोजी रोटी के पीछे पड़ा हुआ है, तो सरकारें जो है ना हमें वो उस लेवल की नौकरियां प्रोवाइड नहीं कर रही। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, इंडिया तो भाई हमसे अच्छा है, हमसे अच्छा है, ऐसा नहीं कि भाई हमसे पीछे, इंडिया हमसे अच्छा है, लेकिन वहां पर भी भाई बेरोजगारी बहुत है। वो हर जगह दुनिया में पूरी जगह में है। कहने का मतलब ये कि भाई एक जो है वो मास्टर डिग्री की हुई बंदा वो दूसरे कंट्री में काम कर रहा था, किसी और कंट्री में भी काम कर रहा था। एक इंडिया का बंदा रोड साफ कर रहा था, उसके पास जो है वो मास्टर डिग्री थी, इंजीनियर था वो। वाह। तो उसकी कहता है कि वो किसी ने इंटरव्यू लिया तो उससे पूछा, तो उसने कहा हमारे लिए भाई कोई काम छोटा बड़ा नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं सफाई वाला काम करके भी इंडियन लाख रुपए से ऊपर कमा रहा हूँ, अच्छी और बात। इतनी सैलरी भाई मुझे हिंदुस्तान में नहीं मिलती। कहने का मतलब ये है कि भाई मेरा भाई एक नॉर्मल सा वर्कर है, मैकडोनल्ड में काम करता है, कोई बड़ा अफसर नहीं लगा हुआ, पढ़ा हुआ बनी था, मैट्रिक की हुई बस। तो वो उसके पास भाई साहब फॉर्च्यूनर गाड़ी है, पहले उसने मर्सिडीज रखी, फिर वो चेंज करके अब फॉर्च्यूनर रखी हुई। तो मतलब ये कि भाई हम वहाँ पे फैसिलिटी इंसानों की कदर है, इजाजत की। वो लाखों रुपए कमाता है वहां पे, और हम जो है वो क्या है, कुछ भी नहीं हमारे पास भाई साहब इतना। ये एक जो है एक अच्छा खासा अफसर जो है ना, वो एक नॉर्मल मजदूर जो लाइफ जी रहा है, हमारे पास जो है ना 16वें-17वें ग्रेड का अफसर वो लाइफ नहीं जी रहा होगा इधर। कोई शक। हाँ अगर करप्शन कर रहा होगा तो वो ठीक है, वरना भाई साहब जो है तनख्वाह पे वो नहीं कर रहा, सैलरी पे। सैलरी पे अब ये नहीं। तुम कड़ी किस तरफ जोड़ रहे हो मुझे? कड़ी बात भाई साहब की ये बातों में से बात निकली। बातों में से बात ऐसी निकल गई कि भाई जो हमारे पास जो है ना वो नौकरियां भी नहीं है और उस वसाइल लेवल भी की सैलरी भी नहीं, वसाइल भी नहीं। चूरन कहो कि दुनिया में बेचा जा रहा है चूरन पूरी दुनिया में। एशिया के बारे में ना बात मेरी तो बात ये सुने। मुद्दा तो ये है कि भाई नौकरियां एक- गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटियां बनाए, नौकरियां ज्यादा से ज्यादा हों, लोग बेरोजगार ना खुद खुशियां करें भाई। इधर भी कई लोग करते हैं, भूख और गुर्बत से खुदकुशी कर लेते हैं, कोई शक। भिखारी बने हुए दूसरे कंट्री में जाकर भी भीख मांगते हैं। 1947 हिंदुस्तान में में कई जो अक्सर जो न्यूज देखते हैं, किसान जो है भाई वो खुदकुशी हाँ। करते हैं, और एक बंदा अन्नदाता हो के वो खुदकुशी करे, ये कोई समझ में नहीं आती बात। नहीं समझ में अब आ रही है जो हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं हाँ, ना, वही। यहाँ पर भी वही सिलसिला चल रहा भाई है। वही मैं बात अब कर रहा हूँ। आने वाले सालों में शायद वही काम अभी इंडिया जो- वाला यहाँ पर चालू हो जाए। हो सकता है भाई, जो सूरत हाल पैदा हो रही है। जी। तो ठीक है भाई, अगर इंडिया नेटो से निकला तो उससे पहले इंडिया और भाई कोई फर्क नहीं, तुर्की को पढ़ने वाला ये जो मर्जी कर ले तो असल में पता है क्या, हाँ जी। वो साइप्रस का मसला है भाई। ये उधर कब का आधा- उसको डुबोना चाह रहे हैं, अभी तक डूबा तो नहीं। साइप्रस तो भाई अच्छे से चल रहा था, वहां पे हमारे गांव का एक स्टूडेंट भी गया हुआ है, हमारा दोस्त ही है वो, तो वो उधर पढ़ने के लिए गया हुआ है साइप्रस में। वो तो भाई अच्छे से चल रहा है, बड़ा तक माहौल है, बड़ा खूबसूरत इलाका है। तो और भी कई हमारे गांव के जो लड़के तैयार हैं, तो अगर खुदा ना करता उधर जंग का माहौल बन गया तो फिर उधर से भाग नहीं नहीं, पड़ेगा। इतनी जल्दी नहीं, बस ये चलो जी, सही है भाई, अपनी रात रूप तक कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।